हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। वेलकम टू पढ़ ले कॉमर्स। भाई जैसा आपको पता है हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का L2 तक कर चुके हैं। मैंने आपको 2 उसके वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो भाई अगर आपने वो पहले नहीं देखे तो सबसे पहले तो वो जाके देखो, ठीक है, वो जाके देखो। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ये भी देख लोगे, बट डोंट फॉरगेट टू वॉच दोज 2 वीडियोस ऑल्सो। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि आपके उसमें मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स भी कवर किए हैं। आपको पूरा फाइनेंशियल डिसीजन के जो 3 है फाइनेंशियल डिसीजन, उसके तीनों के जो फैक्टर्स होते हैं वो सब कुछ कवर उसमें हो चुका है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज 2 वीडियोस ऑल्सो। ओके, तो आज हम लोग इसका L3 करने वाले हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तब हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर ही केवल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल करके ये चैप्टर खत्म कर देंगे और फिर हम लोग करेंगे आगे के चैप्टर्स। तो भाई ये वीडियो एंड तक देखनी है यार, छोटी सी वीडियो होने वाली है। आई वॉन्ट यू ऑल टू सी दिस वीडियो पूरा। तो चलो फटाफट से कैपिटल स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। तब कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या है? व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? लेट्स सी दैट। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? मिक्सचर है किसका? ओनर और बोरोड फंड का, दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। कि भाई कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब पैसों का स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का। तो हम लोग बोलेंगे ना कि कंपनी ने इतना उनका खुद का पैसा है, इतना लोग बाहर से लेकर आए हैं, देन दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं उसे? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डेट इक्विटी रेशियो, मतलब डेट अपॉन इक्विटी, मतलब बोरोड अपॉन ओनर। या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि उसे डेट अपॉन टोटल कैपिटल, ठीक है, ये दोनों तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका रेशियो निकाल सकते हैं कि हमारा कैसा प्रोपोर्शनेट है, तो वो हमें इससे मालूम पड़ जाएगा। देखो अगर कॉस्ट जो डेट का है ना, डेट अगर जब भी बात करें ऑलवेज रिमेंबर डिबेंचर्स, ठीक है, इससे आप लोगों को बहुत इजी पड़ेगा जानने के लिए। जब भी डेट की बात करें ऑलवेज रिमेंबर डिबेंचर्स, और जब भी इक्विटी की बात करें तब आप क्या याद करोगे? ऑब्वियसली इक्विटी शेयर। ये दोनों चीज़ें हमेशा याद रखना है, ऐसे तो आपको क्या होगा, आसानी पड़ेगी समझने के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर जब भी ये डिबेंचर का जो कॉस्ट है वो कम होता है इक्विटी के कॉस्ट से, इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्या कहते हैं कि हम लोग जो इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं ना, डिबेंचर्स के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, इक्विटी शेयर के ऊपर हम क्या देते हैं? डिविडेंड। तो जब भी ऐसा होता है कि हम लोग जब इंटरेस्ट दे रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे टैक्स में से वो कट जाता है। ठीक है, मतलब टैक्स हमारा कम कर देता है। उसका मतलब क्या हुआ? जब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद जब मैं उसमें से टैक्स जब निकालना हो उसके पहले मैं ये इंटरेस्ट माइनस कर सकती हूँ। उससे क्या हो जाएगा, मेरा जो नेट प्रॉफिट है उसमें मुझे टैक्स पे करना है। अभी मैंने इंटरेस्ट जब हटा दिया तो माइनस किया तो नेट प्रॉफिट तो मेरा कम आया ना। नेट प्रॉफिट अगर कम आएगा तो मुझे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो भी तो कम हो जाएगा, बराबर। तो इसमें वो लोग ये कह रहे हैं डेट इज चीपर। डेट वैसे चीप होता है क्योंकि जो हम लोग इंटरेस्ट देते हैं इट इज लेसर दैन द डिविडेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, बट रिस्की बहुत है। क्यों रिस्की है इतना? क्योंकि आपने जब भी डिबेंचर के थ्रू अपने फंड्स लेकर आए, आपको उस पर इंटरेस्ट लगेगा, उसका इंटरेस्ट आपको कंपल्सरीली देना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट। आपका कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंपल्सरीली देना ही पड़ता है। इक्विटी में वैसा नहीं है ना। डिविडेंड जो है हमारा हम लोग तभी देंगे जब हमारे पास पैसे हैं, नहीं है पैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा रिस्की कहते हैं क्योंकि ये ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेशन है, देना ही पड़ेगा। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क इज द चांस दैट अ फर्म वुड फेल टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन। जिसे पेमेंट करनी है अगर वो अपनी ऑब्लिगेशन मीट ना कर पाए उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, ये जो प्रपोर्शन होता है डेट हमारा टोटल कैपिटल में उसे हम फाइनेंशियल लेवरेज भी कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा डेट अपॉन टोटल कैपिटल, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसे हम फाइनेंशियल लेवरेज भी कह सकते हैं, बराबर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अभी हम लोग इसके फैक्टर्स पर आएंगे। सिर्फ अभी फैक्टर्स ही है, बहुत सारे फैक्टर्स है इसलिए हमें ध्यान से सुनना है। मैंने आपसे जैसे कहा ये जो हमारा क्लास है बहुत छोटा होगा बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपको। ओके, सो अभी इसमें हम लोग चलिए कलर चेंज कर देते हैं। वाइट के ऊपर वाइट तो हमें पता है दिखता तो नहीं है, करेक्ट, तो हम लोग इसका कलर बाद में चेंज कर देंगे। सो इसमें क्या कह रहे हैं, चलिए
सबसे पहले क्या कहते हैं, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा वो किस चीज़ के ऊपर निर्भर है। भाई बहुत सारी चीज़ें उसको अफेक्ट करती है, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, डेट ज़्यादा इक्विटी कम या डेट कम और इक्विटी ज़्यादा, हाउ आर वी गोइंग टू कीप इट, वो हमारे कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेट्स सी दैट। फर्स्ट फैक्टर क्या है, कैश फ्लो पोजीशन। देखो कैश फ्लो पोजीशन को हमेशा देखो, कैश फ्लो पोजीशन क्या कहता है, मेरे पास कितना पैसा आया और कितना गया। अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है, मतलब आपके पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं और कम पैसे जा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे आप डेट ज़्यादा रख सकते हो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं ना, तो आप क्या कर पाओगे, आप बोलोगे इंटरेस्ट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई गिव इट। बट अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन वीक है तो आप क्या करोगे, एक्विटी के थ्रू ज़्यादा फंड्स रेज कर पाओगे, आप एक्विटी ज़्यादा रखोगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में और डेट कम रखोगे, क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट देने जितने पैसे नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। आपकी कितनी अर्निंग है इंटरेस्ट और टैक्स भरने के पहले, ठीक है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं काइंड ऑफ, वो समझ लो। तो आपकी कितनी इनकम है एक कंपनी की, ऑफ अ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, नंबर ऑफ टाइम्स यानी कितनी है वो मेरी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन जो है उसे पूरा करेगी, कि भाई दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। जितना भी रेशियो आपका हायर होगा उतना ही कंपनी का जो रिस्क है कि भाई वो लोग इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे वो कम होते जाएगा। मतलब क्या कहते हैं इसमें, जितना आईसीआर मेरा अच्छा है उतना मैं इंटरेस्ट पे करने के काबिल हूँ, मेरे में उतना है कि मैं इंटरेस्ट दे पाऊंगी। पर अगर मेरा आईसीआर कम है तो फिर मैं इंटरेस्ट देने के काबिल नहीं हूँ, मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इंटरेस्ट दे पाऊँ, ठीक है। सो आईसीआर हमेशा देखते हैं, बट आईसीआर जो है वो पूरी तरह से नहीं बताता है कि भाई एक्चुअल सीन क्या है, सीनरी बोल रही हूँ, सीनरी थोड़ी ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो एक्चुअल में सीन क्या है वो हमें बताता है कौन सा, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, दैट इज डीएससीआर, ठीक है। ये जो भी इसमें हमारे आईसीआर में डेफिशिएंसी थी वो इसे ये पूरा करता है, बराबर। The cash profit generated by the operations are compared to the total cash required for the service of the debt and the preference share capital. तो मैंने कितना पैसा कमाया उसको कंपेयर करेंगे कि मुझे इंटरेस्ट और डिविडेंड कितना देना है उसके ऊपर, ठीक है, उसके साथ वो लोग कंपेयर करेंगे। जितना मेरा डीएससीआर बढ़िया होगा, जितना हाई होगा, उसका मतलब क्या है कि उतनी ही अच्छी मेरी पोजीशन है, इतनी मेरे में कैपेसिटी है कि मैं इंटरेस्ट और वो पे कर पाऊँ। पर अगर डीएससीआर मेरा नीचे होगा तो फिर मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इंटरेस्ट और वो सब पे कर पाऊँ। तो क्या कहते हैं इसमें, आपका अगर आईसीआर एंड डीएससीआर अच्छा बढ़िया है तो आप इंटरेस्ट अच्छा खासा पे कर पाओगे। दोनों एक साथ ऊपर जाते हैं और दोनों एक साथ नीचे भी जाते हैं, ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं ये लोग, आगे बढ़ते हैं इसमें और कलर चेंज कर देते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारा आरओआई भी देखेंगे हम लोग। देखो अगर आरओआई जो है अच्छा खासा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन चूज टू यूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ताकि जिससे हम क्या कर पाए, अर्निंग पर शेयर को बढ़ा पाए। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, इट इज द टोटल शेयर कैपिटल, शेयर से कितना पैसा है अपॉन नंबर ऑफ शेयर, उसे एक शेयर में कितना कमाया वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर मेरा आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़िया है तो मैं इक्विटी में ज़्यादा ट्रेड कर सकती हूँ, मतलब मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कम और इक्विटी ज़्यादा रखूंगी, ठीक है, क्योंकि दैट इज इट्स एबिलिटी टू यूज डेट इज ग्रेटर। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक्चुअली सॉरी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, आई एम सो सॉरी, ये मेरे में वापस में कंफ्यूज हो गई, सो सॉरी फॉर दैट। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या कहता है आपको एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमें कहता है कि भाई देखो इक्विटी में ट्रेड नहीं करना, जब भी वर्ड बोले ट्रेडिंग ऑन इक्विटी उसका ये मतलब है कि हम लोगों को ज़्यादा डेट लेकर आना है, ठीक है। जब भी बोले ट्रेडिंग ऑन इक्विटी उसका ये मतलब है कि डेट ज़्यादा लेकर आओ और इक्विटी कम करो। उससे क्या होता है पता है, उससे हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिक्स्ड और वर्किंग के साथ साथ मैं आपको पूरा एक हमारा जो न्यूमेरिकल आता है एक बीएसटी में वो आपको बताने वाली हूँ, जिससे मैं आपको ये समझाऊंगी कि भाई देखो हमारा जब डेट बढ़ जाता है तो एक शेयर की अर्निंग कैसे बढ़ गई। जब भी आपका आरओआई बढ़ जाता है आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करनी चाहिए। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है,
ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमें कहता है कि भाई देखो, इक्विटी में ट्रेड मत करो, नाम मेरा सिर्फ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, बट आपको किस में ट्रेड करना है, डिबेंचर्स, आपके जो डेट है उसको बढ़ाओ, इससे क्या हो जाएगा, आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। आई एम सो सॉरी फॉर माई मिस्टेक, सो सॉरी। फिर टैक्स रेट, देखो टैक्स रेट हम लोग देखेंगे, इसमें भी आपको जैसे पता है हमारा जो इंटरेस्ट है वो डिडक्टेबल एक्सपेंस है, करेक्ट, उसको हम लोग उस क्या हो जाएगा, उससे हमारा टैक्स का जो अमाउंट है वो हमें कम पे करना पड़ेगा। तो ये जो कॉस्ट ऑफ डेट इज अफेक्टेड बाय द इंटरेस्ट रेट, हमेशा ऑब्वियसली अफेक्ट होता ही। अगर आपका टैक्स रेट ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, उससे आपको जो डेट है वो आपको चीप पड़ेगी, ठीक है। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका वो ज़्यादा है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले ही हम लोग हमारी नेट प्रॉफिट कम कर देंगे ना, हम लोग हमारी नेट प्रॉफिट कम कर देंगे। क्या, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, आपका अगर ग्रॉस प्रॉफिट है 10,000, ठीक है, आपको पता है कि अभी जो टैक्स है ना वो 20% चल रहा है, मानो 20%, पहले बहुत कम था, हाँ अभी बढ़ गया है 20%। आप क्या बोलोगे, एक काम कर देता हूँ मैं, जो अपना इंटरेस्ट है ना, जो डेट है वो बढ़ा देता हूँ, इससे मुझे इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। मानो आपने इंटरेस्ट दे दिया 3,000 का, ठीक है, अच्छा खासा आपने इंटरेस्ट दिया है, आपके पास अब बचे 7,000 और आप कितना इस पर 20% लगाओगे तो आपको 1,400 रुपये आपका टैक्स भरना पड़ा, बराबर। बट इमेजिन करो कि अगर आपने डेट पे ज़्यादा आपने नहीं लिया होता, आपको इंटरेस्ट तो फिर कम पे करना पड़ता, आपका टैक्स का अमाउंट उतना ही है, हाँ। तो आपका अगर ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 है, मानो आपने जो इंटरेस्ट पे किया वो सिर्फ 1,000 था, तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, 9,000 पे आपको 1,800 रुपये बढ़ गया ना। तो अगर आपका टैक्स का रेट हायर हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा डेट के थ्रू फंड्स लेकर आओ, ताकि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देकर आप अपना ये नेट प्रॉफिट कम कर दोगे और इस पर आपको जो टैक्स लगेगा वो भी कम हो जाएगा ना फिर, ठीक है। तो जब भी टैक्स ज़्यादा हो तो हमारा डेट ज़्यादा लेना चाहिए, टैक्स अगर कम हो तो डेट हमें कम लेना चाहिए, वो ठीक है। फिर नेक्स्ट कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये जो स्टॉक ओनर्स है ना, जो स्टॉक्स जिनके पास होते हैं, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इक्विटी, जिससे क्या होगा कि वो लोग इतना रिस्क ले रहे हैं तो वो लोग बोलेंगे इतना हमने रिस्क लिया, इसके लिए हम लोग कुछ तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, कंपनी को बोलेंगे कुछ तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कुछ भी ना तो ऐसा तो नहीं चलेगा, एटलीस्ट वी वांट समथिंग, यार कुछ तो दे दो। जब भी कंपनी है ना डेट अपना बढ़ा देती है ना, तो फाइनेंशियल रिस्क है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही हो जाएगा ना, क्यों ऐसा, क्योंकि कंपनी को अभी क्या करना है, पेमेंट करना है, अगर उन्होंने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाए तो उनका फाइनेंशियल रिस्क तो बढ़ना ही है, बराबर। तो ये जो फाइनेंशियल रिस्क है ना, इक्विटी होल्डर्स को भी बेयर करना पड़ता है, क्योंकि फिर उनको भी तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो उनका जो ये फाइनेंशियल रिस्क है वो बढ़ जाएगा अगर उन्होंने डेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो डेट इज, अगर हमने बियॉन्ड द पॉइंट, लक्ष्मण रेखा होती है, कंपनी को एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसके आगे और डेट नहीं बढ़ाना चाहिए, अप टू यहाँ तक बढ़ाया है दैट इज फाइन, बट उसके बाद नहीं। अगर ऐसा कर दिया कंपनी ने, ये लक्ष्मण रेखा पार कर दी, तो उससे क्या हो जाएगा, इक्विटी है ना उसका प्राइस एकदम ऊपर चले जाएगा और जो शेयर प्राइस है वो कम हो जाएगा, इवन दो हमारा ईपीएस अच्छा हो रहा है, इवन दो हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़िया हो गया। अर्निंग पर शेयर, ये याद रखना, ईपीएस इज व्हाट, अर्निंग पर शेयर। तो इसमें वो लोग क्या कह रहे हैं कि आपका अर्निंग पर शेयर तो बढ़िया हो जाएगा, बट आपका क्या हो जाएगा, ये जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। भाई अगर प्राइस कम हो जाएगी तो फिर कंपनी को क्या ही फायदा होने वाला है, कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी को भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि एक सर्टेन लिमिट तक आप अपना डेट के थ्रू रेस करो, बट उसके बाद मत करो, क्योंकि उसके बाद आपका ये तो बढ़ रहा है, वाह बाद में लोग बोलेंगे अरे बाप रे, एक शेयर का प्राइस अर्निंग इतना, मैं तो अभी खरीदूंगा ही खरीदूंगा। अरे बट एक्चुअल तो देखो, ईपीएस बढ़ने के बावजूद भी जो शेयर के प्राइस कम जा रहा है, ये किसी को भी फायदा नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि अगर शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ानी है, डेट को यूज करो, नो प्रॉब्लम, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करो, बट भाई लक्ष्मण रेखा को पार मत करो। लक्ष्मण रेखा को पार कर दोगे तो फिर तो दिक्कत होनी है ना, बराबर। सबको दिक्कत हुई थी, सीता माता को भी दिक्कत हुई थी, लक्ष्मण रेखा पार कर ली थी, तो भाई ये लोग तो कौन ही चीज़ है, तो इन्हें भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है, लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। मैंने आपको जैसे बताया था फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है,
वो सारे खर्चे जो हम लोग करते हैं जब हमें कोई फंड लेकर आने हैं, जब हमें कोई फंड लेकर आने तो उसके लिए हम लोग जो खर्चे करते हैं उसे हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे कि हम लोगों को ब्रोकरेज कुछ देना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस देना, प्रोस्पेक्टस अगर करवाने हैं तो उसके हमारे पैसे जाते हैं, कमीशन जाता है, लिस्टिंग अगर करवानी हो तो उसके लिए पैसे जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं विच अ कंपनी हैज़ टू बेयर जब उन्हें कोई भी सोर्स से फंड रेज करने हो। तो अगर आपका फ्लोटेशन कॉस्ट कम है तो आप वहाँ से फंड रेज कर दो, पर अगर आपका फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है तो वहाँ से पैसे मत रेज करो यार, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें क्या कह रहे हैं, दीज कंसिडरेशन में अफेक्ट द चॉइस बिटवीन डेट एंड इक्विटी, इसलिए और हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करेगा। ऑब्वियस है यार, अगर मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, डेट के थ्रू फंड रेज कर लें, मैं क्या बोलूँगी भाई 100 रुपये लेकर आने के लिए मैं 60 रुपये का खर्चा करूँ, पागल लगती हूँ क्या? उसे बेटर क्या करूँगी, 100 रुपये लेकर आने के लिए 30 रुपये का खर्चा मुझे परवड़ेगा, जमेगा। तो इसलिए मैं क्या बोलूँगी, छोड़ो भाई, डेट के थ्रू नहीं, इक्विटी के थ्रू। इक्विटी में कम खर्चा लग रहा है, 30 रुपये के खर्चे लग रहा है, जबकि यहाँ पे 60 रुपये के। फिर 100 रुपये के लिए 60 रुपये का खर्चा और कहाँ 100 रुपये के लिए 30 रुपये का खर्चा। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ 40 ही मिलेगी एट दी एंड, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 70 मिलेंगे। सो व्हाट इज प्रेफरेबल, इक्विटी इन दिस केस। तो भाई डिपेंड करता है, जैसा भी हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट हो उस हिसाब से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा कि ज़्यादा डेट है या ज़्यादा इक्विटी है। ठीक है, फिर आगे लास्ट अभी आ जाते हैं, लास्ट नहीं है वैसे, एक और स्लाइड है उसके बाद लास्ट है। ठीक है, ये इसके बाद ये सेकेंड लास्ट स्लाइड है, उसके बाद एक और। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, रिस्क कंसिडरेशन। अब रिस्क कंसिडरेशन हमें क्या कहता है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल रिस्क है। व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क, जब एक ऑर्गेनाइजेशन उस पोजीशन में ना हो कि वो लोग अपने जो इंटरेस्ट है या तो उन्हें जो भी प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो पे ना कर पाए, तो उनका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, उसके अलावा और वो लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल रिस्क के अलावा बिजनेस को कुछ ऑपरेटिंग रिस्क भी होते हैं, जैसे हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। ये बिजनेस रिस्क इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, जो पक्के पक्के आपके खर्चे है ही है, रेंट देना है, सैलरी देनी है, ये सारे आपके पक्के पक्के खर्चे हैं, इसे हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। देखो ये हमारे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा होंगे, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो आपका क्या होगा, बिजनेस रिस्क बढ़ जाएगा। ऑब्वियस है यार, बिजनेस रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि ये सारे खर्चे भी तो निपटाना है मेरे को। ऑब्वियस है यार, देखो अगर मैं अपना रेंट नहीं दूंगी, अगर मैं सैलरी नहीं दूंगी, नहीं दे पाऊंगी, तो मेरा बिजनेस रिस्क बढ़ जाएगा। अगर फर्म का बिजनेस रिस्क कम है ना, तो वो अपना डेट के थ्रू फंड ज्यादा रेज कर सकता है क्योंकि उनके पास पैसे बच रहे हैं। उनका अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, मतलब बिजनेस रिस्क अगर उनका कम है, दे आर लेफ्ट विथ सम मनी, और सिंस ये लोग पैसों के साथ बचे हुए हैं तो वो लोग डेट के थ्रू फंड्स रेज कर सकते हैं, डेट को ज्यादा रख सकते हैं। वो लोग बोलेंगे पैसे बचे हुए ना, इंटरेस्ट के तौर पे दे देंगे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अगर है ना फर्म अपना डेट जो है उसके थ्रू मैक्सिमम फंड रेज कर दिया जितना वो लोग कर सकते थे, उसके बाद क्या होता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। क्यों ऐसा, क्योंकि अभी वो लोग और डेट नहीं ले पाएंगे ना। अगर उन्होंने उनकी जितनी उनकी कैपेसिटी थी, जितना उनका स्ट्रेंथ था, उससे वो लोग अगर थोड़ा कम डेट ले ले, देन वो लोगों के पास और भी ऑप्शन है कि वो लोग और थोड़ा डेट ले पाए। अगर फुल कैपेसिटी जितना उन्होंने पूरा ले लिया, अब वो लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि वो लोग और डेट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके रखनी है कि भाई थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो वो लोगों को थोड़ा सा बोरोइंग पावर रखना चाहिए कि भाई हम लोग और लोन ले सके, वो उनको अपने पास पावर रखना चाहिए अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए। आगे जाके क्या होगा हमें क्या पता है, वो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए उन लोगों को थोड़ा सा अपना ये पावर रखना चाहिए कि हम लोग और लोन ले सके। अगर उन्होंने पूरा का पूरा ऐसे कर्जा लेते गए, फिर कौन देगा कर्जा, फिर बोलेंगे भाई आप ऑलरेडी इतने कर्जे में डूबे हुए हो, हम आपको लोन दे देंगे, हमें क्या गारंटी आप पैसे दोगे या नहीं। इसलिए थोड़ा तो फ्लेक्सिबिलिटी रखना ही रखना है। फिर वो लोग क्या कह रहे हैं, कंट्रोल। देखो डेट जो है वो उससे क्या होती है, हमारी डेट जो है वो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं करती, मतलब कंट्रोल अभी भी कुछ ही हाथ में है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि डिबेंचर्स अगर आप लोगे तो फिर क्या आप ओनर बन जाते हो, नहीं, ओनर्स के हाथ में सारा कंट्रोल है। ओनर्स अगर बढ़ गए ना तो डाइल्यूशन होता है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट अभी काफी वो दिक्कत करती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, डेट के थ्रू हमारा डाइल्यूशन नहीं होता है। अगर आपने इक्विटी किया तो उससे क्या हो जाएगा कि जो हमारे मैनेजमेंट का जो होल्डिंग है कंपनी पे वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से टेक ओवर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। इससे क्या होता है,
हमारा डेट और इक्विटी का चॉइस हम लोग देखते हैं कि भाई हमें क्या करना है, स्पेशली वैसी कंपनीज में जहाँ पे मैनेजमेंट, जो होल्डिंग ऑफ मैनेजमेंट लोअर साइड पे है, वहाँ पे तो वो लोग और ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, उनके लिए इट मेक्स मच मोर डिफरेंस, दैट्स द रीज़न दे विल सी इट इन मच मोर बेटर वे। उसके बाद क्या कहते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखो हर एक कंपनी को जो लॉज है वो फॉलो करने पड़ेंगे ना, कंपनीज एक्ट में जो भी उनको बताया है आपको ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है, उनको वो फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलता कि नहीं किया। ठीक है, अगर वो लोगों को फंड्स रेज करने हैं बैंक या तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उन्हें काफ़ी सारे जो नॉर्म्स होते हैं वो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। काफ़ी सारे वो लोग जो बात कहते हैं कि भाई यू नीड टू हैव दिस, यू नीड टू हैव दैट, वो नॉर्म्स फॉलो करने के बाद ही उनको मिलने वाले हैं पैसे, लोन उनको तभी ही मिलेगा। The relative ease with which these norms can be met or the procedures completed may have a bearing upon the choice of your source of finance. अगर आप इजीली, अगर आप अपने पूरे नॉर्म्स फुलफिल कर पा रहे हो तो आप वहाँ से पैसे लेकर आओगे। अगर आपके लिए नॉर्म्स बहुत इजी है डेट के लिए फॉलो करना, तो आपके जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर उसमें डेट ज़्यादा होगा और इक्विटी कम, बट आपके लिए ये इजी है इसके नॉर्म्स फॉलो करना कि भाई इक्विटी के थ्रू पैसे रेज करने का नॉर्म्स इज वेरी इजी फॉर यू, तो वहां से पैसे रेज कर लो यार, कौन ना बोल रहा है। तो इक्विटी ज्यादा रखो और डेट अपना कम रखना है। ठीक है, लास्ट, अब पक्का लास्ट, मैंने आपको बोला था ना प्रॉमिस यार, ये पक्का पक्का लास्ट है हमारे, बस और 2 पॉइंट। स्टॉक मार्केट का कंडीशन कैसा है? देखो अगर स्टॉक मार्केट का कंडीशन बुलिश है तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर को हम लोग इजीली सेल कर पाएंगे ज्यादा प्राइस पे। ठीक है, ऐसे टाइम पे आप इक्विटी को ज़्यादा रख सकते हो अपने पास पे। अगर बेरिश है तो फिर क्या हो जाएगा, आपके लिए इक्विटी के थ्रू पैसे रेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तभी के टाइम पे हम लोग डेट के थ्रू पैसे रेस करें, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर बाकी के कंपनी का भी देखते हैं हम लोग। पता है कैसे है ये कंपनी वाले, कैसे है वो लोग, सिर्फ अपने थाली में क्या है वो नहीं देखते, दूसरों की थाली में क्या है वो देखते हैं। क्या करते हैं वो लोग, बोलते हैं हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर छोड़ो, दूसरी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर देखने तो कैसा है, इससे उनको थोड़ा आइडिया मिलता है। एक्चुअल में दे आर नॉट लाइक अरे देख ऐसे जेलस होने वाले, दे आर लाइक आइडिया लेना है कि भाई अगर हाँ उनका कैपिटल स्ट्रक्चर से हम लोग भी समझ पाएंगे कि हम लोगों को हमारा कैसा रखना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज के नॉर्म्स, इंडस्ट्री नॉर्म्स विच में हेल्प, देयर आर ऐसे काफ़ी सारे नॉर्म्स होते हैं जो एक्चुअल में हेल्प भी करते हैं, पर हमेशा हमें ध्यान रखना है कि भाई एकदम पूरी तरह से कोई भी कंपनी का हमें फॉलो ना करे, क्योंकि उनके लिए कुछ अलग हो सकता है, हमारे लिए कुछ और हो सकता है। सो उनके लिए कुछ और काम कर रहा है, हमारे लिए कुछ और काम कर रहा है, तो इसलिए हमें कभी भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। ठीक है, नेवर फॉलो इट ब्लाइंडली, बट थोड़ा सोच समझ के उसे आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, पक्का प्रॉमिस। फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, साथ में आपको न्यूमेरिकल भी करवा दूंगी। तब तक के लिए अगर आप ये चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। हमारे रोज वीडियोस आते हैं, आपको पता तो चल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज बता दीजिएगा, वी विल श्योरली हेल्प यू विथ योर डाउट्स। तब तक के लिए बाय बाय, आई विल सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट क्लास, बाय।